यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर इगोर पोलिखा का एक बयान सुर्खियों में है। इगोर पोलिखा ने यूक्रेन में रूसी हमले की बराबरी भारत में राजपूतों के ऊपर मुगलों के हमलों से करी है। मीडिया से बात करते हुए यूक्रेनी राजदूत ने कहा है कि रूस का हमला मुगलों ने राजपूतों का जिस तरह से नरसंहार किया था वैसा ही है। मैं दुनिया के सभी इन्फ्लुएंसर नेताओं से अपील करता हूं कि पुतिन के खिलाफ सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हमले को रोकें। जरा सोचिए, इस गोदी मीडिया ने भारत की इमेज दुनिया के सामने क्या बना दी है। भारत में मौजूद यूक्रेन के राजदूत को भी मुगल याद आ गए हैं। दरअसल यूक्रेनियन राजदूत जानते हैं कि भारत की मीडिया को ऐसे ही घटिया बयान देते रहना चाहिए हेडलाइन बनाने के लिए। अगर वो सीधे सीधे यूक्रेन के सपोर्ट की बात करेंगे तो कोई ना दिखाएगा ना छापेगा। इसी हिंदू मुस्लिम नजरिए में मीडिया को इस जंग को दिखाना है, इसलिए वैसे ही बयान दिए जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि मेडिवल यानी मध्यकालीन भारत का एक दिलचस्प सच यह है कि मुगल बादशाहों में या उससे पहले की सल्तनतों से राजपूतों की 300 साल तक लड़ाइयां चलती रही थीं। जब मुगल आए तो उन्होंने राजपूतों को अपने साथ मिला लिया। अकबर के सबसे भरोसेमंद राजा मान सिंह थे। औरंगजेब के जमाने में जो सबसे ऊंचे मनसबदार थे वो महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा जय सिंह थे। मराठे भी भरे हुए थे। उस जमाने में इसे हिंदू बनाम मुस्लिम कभी नहीं देखा जाता था। मुगलों में और राजपूतों में लड़ाइयां हुई हैं, मुगलों में और सिखों में भी हुई हैं, मुगलों और मराठों में हुई हैं, मुगलों और जाटों में हुई हैं। इन लड़ाइयों में खून खराबा तो हुआ था, लेकिन पूरे 550 सालों में जिसे मुस्लिम शासनकाल कहा जाता है उसमें एक भी हिंदू मुस्लिम यानी कम्युनल दंगा नहीं हुआ था। खैर, यूक्रेन के राजदूत की मुगलों वाली टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मान्यवर भारत के मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास की आधी अधूरी नॉलेज अपने पास ही रखें। इसमें इस्लामोफोबिया की बू आती है। जो चल रहा है उसे गलत तरीके से पेश मत करिए। ओवैसी ने कहा कि उन्हें ताज्जुब है कि नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचने के लिए यूक्रेनियन एम्बेसडर को मुगलों का इस्तेमाल करने का आइडिया कहां से आया। यहां पर आपको बता दूं कि इससे पहले जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया था उस दिन दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन के राजदूत ने कहा था कि भारत में डिप्लोमेसी पॉलिसी चाणक्य के जमाने से है। तब यूरोप में कोई सिविलाइजेशन भी नहीं हुआ करता था। भारत सालों से ग्लोबली ताकतवर रहा है। भारत नॉन अलाइंड आंदोलन में फ्रंट में रहा है। वैसे दोस्तों, भारत यूक्रेन पर रूसी हमले के मामले में किसी का भी साइड नहीं ले रहा है। अमेरिका की अगुवाई में UN सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ जितने भी प्रपोजल लाए गए उनकी वोटिंग से भारत बाहर रहा है और अब UN जनरल असेंबली यानी UNGA में रूस के खिलाफ यूक्रेन पर हमले को लेकर हुई वोटिंग में से भी भारत ने खुद को अलग कर लिया है। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान भी भारत के साथ ही खड़ा नजर आ रहा है रूस को लेकर। हालांकि UN जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ यूक्रेन पर हमले को लेकर प्रपोजल 141-5 वोट से पास हो गया है। इस प्रपोजल में कहा गया है कि रूस यूक्रेन से अपने सैनिकों को बिना शर्त वापस बुलाए। यहां पर आपको बता दूं, UN जनरल असेंबली में कुल 193 मुल्कों में से 141 मुल्कों ने रूस के खिलाफ वोटिंग करी और 5 मुल्कों ने रूस का साथ दिया। इन 5 में से एक तो खुद रूस है और दूसरे 4 मुल्क हैं सीरिया, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और एट्रिया। वहीं 35 मुल्कों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसमें से है भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। जानकारों का मानना है कि रूस के खिलाफ वोटिंग से भारत और पाकिस्तान दोनों का ही बाहर रहना एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में दोनों मुल्कों का बना अलायंस है। यहां पर आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 23 फरवरी को यूक्रेन क्राइसिस के दौरान ही रूस गए थे। उन्होंने वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी थी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका से नाराजगी के चलते चीन के पाले में पहले ही जा चुका है और अब रूस के भी करीब होता जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस से गैस के इंपोर्ट पर समझौता किया है, जबकि दुनिया रूस को यूक्रेन पर हमले के मामले में अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। तो इमरान खान रूस के साथ ट्रेड डील पर सिग्नेचर करने वाले पहले नेता बन गए हैं।
इमरान खान ने रूस से समझौतों के बचाव में कहा है कि उन्होंने गैस के इंपोर्ट के लिए समझौते पर दस्तखत इसलिए करे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान कोल्ड वॉर के वक्त अमेरिकी खेमे में था। रूस के मामले में पाकिस्तान और भारत के एक लाइन पर आने की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों मुल्कों की वजह अलग अलग बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को उसके इंटरेस्ट को लेकर अनकंफर्टेबल कर दिया है। जानकारों का मानना है कि भारत को वेस्ट और रूस के बीच बैलेंस बनाने में काफी मुश्किल हो रही है और भारत की डिप्लोमेसी के लिए यह सबसे मुश्किल दौर है। भारत के लिए काफी मुश्किल चैलेंज है कैसे वेस्टर्न कंट्रीज को नाराज करे बिना रूस को भी साथ में रखा जाए। भारत के लिए दूसरी मुश्किल यह भी है कि चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के हालात अप्रैल 2020 से पहले के नहीं रहने दिए हैं और भारत इसे अपनी सोवरेनिटी का वायलेशन बताता रहा है। जबकि रूस ने यूक्रेन की सोवरेनिटी का वायलेशन किया तो भारत ने उसे क्रिटिसाइज करने से परहेज किया है। वहीं चीन के बारे में कहा जा रहा है कि रूस के साथ उसका खुलकर आना उसके फायदे में है, लेकिन भारत के लिए सब कुछ इतना क्लियर नहीं है। जबकि पाकिस्तान का रूस के खिलाफ वोट नहीं करना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी खुलकर चीन के साथ ही है और उसका अमेरिका के साथ पहले जैसा तालमेल नहीं रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी का इतना सत्यानाश पहले कभी देखने को नहीं मिला है। भारत के कई पड़ोसी मुल्कों ने रूस के खिलाफ प्रपोजल में अमेरिका के अगुवाई वाले वेस्टर्न कंट्रीज का साथ दिया है। इनमें भूटान, नेपाल, मालदीव के अलावा तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान और मिलिट्री रूल वाला म्यांमार ने भी रूस के खिलाफ वोटिंग करी है। जबकि भारत और पाकिस्तान की तरह श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन रूस के खिलाफ वोटिंग से बाहर रहे हैं। इससे पहले भारत ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ लाए गए प्रपोजल पर हुई वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था और 25 फरवरी को UN सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रपोजल रूस के वीटो के चलते पास नहीं हो पाया था। भारत सुरक्षा परिषद में 2 बार रूस के खिलाफ वोटिंग से बाहर रहा है और UN सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल पास नहीं होने के बाद ही इसे UN जनरल असेंबली में लाया गया है। UNGA में पास करे गए प्रपोजल में कहा गया है कि रूस की तरफ से ताकत के बल पर हासिल करे गए किसी भी इलाके को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूक्रेन से पूरी तरह फौरन बिना शर्त के सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भी कहा गया है। अहम बात यह है कि UNGA में वोटिंग से पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई थी। सरकार का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सेफली बाहर निकालने पर बात हुई थी, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि वोटिंग से पहले पुतिन और नरेंद्र मोदी की हुई बातचीत को एक दूसरी ही सियासी कहानी बयान कर रही है, जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के हक में कतई नहीं है। A recorded vote has been requested. We shall now begin the voting process. Those in favor of draft resolution A/ES-11/L1, please signify. Those against, abstentions. The General Assembly is now voting on draft resolution A/11/L1 entitled Aggression Against Ukraine. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? The voting has been completed. Please lock the machine. The result of the vote is as follows. The result of The result
of the vote is as follows. In favor 41, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES-11/L1 जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।